हेलो बच्चों, EDU स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी पाठ का अध्ययन नहीं करने जा रहे, बल्कि हम लोग कुछ बातें करने जा रहे हैं जिससे आपकी जो शिक्षा है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, उसको गति मिल सके, आप बेहतर तरीके से उसे प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए कुछ टिप्स आप ध्यान देंगे। आज का विषय है लॉकडाउन में पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब लाल से लिखा हुआ आ रहा होगा, उसे टच करें। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और मेरी इस वीडियो के साथ पूरा बने रहें, क्योंकि आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें, बहुत आवश्यक बातें आपकी पढ़ाई के संबंध में जानने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। तो देखिए, स्थिति यह है कि वर्तमान समय में कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट रुका हुआ है, कुछ का एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाया है, एग्ज़ाम थोड़ा बहुत रुका हुआ है और इसके कारण एडमिशन रुका हुआ है। और इससे विद्यार्थियों में स्वाभाविक रूप से तनाव और चिंता उत्पन्न हो गई है। ये स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें लग रहा है कि विलंब हो रहा है और इसलिए अब आगे की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं और कंसंट्रेशन इसलिए पढ़ाई में नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग इसे दूर करने के लिए विचार करते हैं, इस पर थोड़ा विचार विमर्श करते हैं कि कैसे इसे हम दूर कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को, आपको यह पता नहीं है कि रेगुलर पढ़ाई कब से प्रारंभ होगी, कब स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन ये सब पहले जैसा रेगुलर जैसे चलता था उस प्रकार से प्रारंभ होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आखिर क्या किया जा सकता है जिससे कि आपका जो सेशन है वह पिछड़ने के बाद भी आप अपने कोर्स को पूरा कर लें, या यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, यद्यपि आपका कुछ विषय का एग्ज़ाम बाकी हो या फिर आपका रिजल्ट आना बाकी हो। तो देखिए, सबसे पहले आप यह मान लो कि आपका परीक्षा का परिणाम आ गया और आप पास हो गए हो। आपने परीक्षा दे दिया है, अगर एक दो पेपर बाकी है तो उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल करके पढ़ाई करते रहें और इससे आप निश्चित तौर पे बेहतर तरीके से परीक्षा फल में दे सकते हैं, आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो यह मान लो कि आप पास हो गए और इसलिए अब अगली कक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का समय है। आपको जो करना है, यदि अगली कक्षा में पढ़नी है, मान लो 11 में हो, 10 में हो, तो अगली कक्षा की तैयारी का समय है। और यदि आप अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, 12 पास हो गए हो, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, 12 की परीक्षा आपने दी है, तो आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का समय है। तो आप इसके लिए क्या करें? आगे आप अपनी दिनचर्या या रूटीन जिसे हम कहते हैं, शेड्यूल जिसे कहते हैं, वो बना लें। इसमें आप प्रत्येक कार्य के लिए, चाहे वह शाम में थोड़ा खेलने के लिए समय हो, टीवी देखने के लिए समय हो, आप इसको उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो समय है उसे आवश्यकता अनुसार अवश्य दें। तो अपनी दिनचर्या या रूटीन बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऐसा नहीं कि चलो भाई रूटीन बना दिया, इसके बाद कभी उसको फॉलो किया, कभी नहीं किया, बिल्कुल नहीं। अगर रूटीन आपने बनाया है तो आप सोच विचार करके एक बार में बनाओ और इसे पूरी तरह से फॉलो करो, क्योंकि अनुशासन का जो है सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति वही सफल होता है जो अनुशासित होता है। तो अपने आप को अनुशासित रखना है और अगर डिसिप्लिन्ड वे में आप अपने शेड्यूल को फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छा होगा। अब बारी है अपने कोर्स को जानने की। आप चाहे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप किसी कक्षा की तैयारी करनी हो, तो अब सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखना है, अपने सिलेबस को समझना है कि हमें आखिर पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर आप इसे ही नहीं समझते हो तो फिर परीक्षा
की तैयारी कैसे करोगे या आगे की तैयारी कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कि सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखना है और सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखकर उसे पूरे सत्र के आधार पर विभाजित करना है। पूरा जो सेशन है, पूरा जो आपका सत्र है, यानी अगर अगले साल मार्च में परीक्षा देनी है तो आपके पास जो समय बच रहा है उतने ही समय में उसे विभाजित करना, उसमें भी 1 महीने छोड़ देने हैं जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। तो 1 महीना उसमें छोड़कर, परीक्षा के समय से 1 महीना छोड़ करके बाकी समय में ही आपको सिलेबस को डिवाइड कर देना है, विभाजित कर देना, और प्रत्येक विषय में ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि एक ही विषय में करना है, प्रत्येक विषय में ऐसा करना है। इसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठो, अब आपके पास सिलेबस विभाजित है, सेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से आपने सिलेबस को समझ लिया है, आपने रूटीन बना लिया है। अब आप रूटीन के हिसाब से पढ़ने बैठते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी भी काम को आधे में छोड़ करके पढ़ने नहीं बैठना है। यदि कोई काम कर रहे हैं और उसे हम आधे में छोड़ करके पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है, होता यह है कि इससे ध्यान उधर जाता रहेगा, उस काम की ओर जाता रहेगा, अरे इतना अभी काम उसमें बाकी है। तो कोई भी अतिरिक्त कार्य यदि आप कर रहे हो तो उस दिन शेड्यूल को थोड़ा सा पोस्टपोन करके उस काम को कर लो और इसके बाद फिर पढ़ाई को प्रारंभ करो, और उस समय को जो शेड्यूल से निकला है उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन तक मैनेज करने का, मेकअप करने का प्रयास करो। इसलिए शेड्यूल का अनुशासन भी, रूटीन का अनुशासन भी भंग नहीं होना चाहिए। अब बारी आती है टेक्स्ट बुक की। सिलेबस आप समझ रहे, आपने देखा है, और उसके हिसाब से ही टेक्स्ट बुक बनाया जाता है। तो जो टेक्स्ट बुक आपका है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसको नियमित पढ़ो। उसको पढ़ना सबसे ज़रूरी है क्योंकि शॉर्टकट नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हाँ हम परीक्षा के समय में 10 प्रश्न सजेशन से कर लेंगे तो बेहतर कर जाएंगे। बिल्कुल बेहतर नहीं कर सकते। किसी तरह से पास हो जाना अलग बात है, लेकिन आप परीक्षा फल बेहतर नहीं दे पाते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि टेक्स्ट बुक को आप नियमित पढ़ो और उसे समझो, नोट्स बनाओ। देखो, पढ़ना और फिर उस पर चिंतन करना, उसे समझने का प्रयास करना, यह बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी टॉपिक पढ़ लेते हैं और उस पर चिंतन नहीं करते, केवल पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो रीडिंग देने से नहीं होगा। उसे थोड़ा स्लोली, अगर रीडिंग देने की बात हो तो 2-3 महीने में पूरी किताब की रीडिंग दी जा सकती है। तो फिर 1 वर्ष का समय क्यों दिया जाता है? 1 वर्ष का समय इसलिए दिया जाता है ताकि आप विषय को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें। तो विषय को समझना है और इसके लिए टेक्स्ट बुक को नियमित पढ़ना है, उसे समझ करके नोट्स तैयार करते चले जाना है। और नोट्स कैसे बनाएं, इस विषय पर मैंने एक वीडियो रखा है, उसमें कई प्रकार के नोट्स का जिक्र मैंने किया है, आप उसको देख सकते हैं। ऊपर में उसका लिंक फ्लैश हो रहा है और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी उसका लिंक देख सकते हैं, और उस पर जाकर के या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अवश्य देखें, क्योंकि नोट्स कैसे बनाएं, कंटेंट्स को आप कैसे रखें कम से कम जगह में, और नए कंटेंट्स को कैसे जोड़ें, इसको जानने के लिए नोट्स बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स बनाना सीखें। और यदि विषय वस्तु जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ जाएं। तो अगर समझ में बात नहीं आ रही है तो इसका भी तरीका है, इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। क्योंकि यदि विषय वस्तु हमारी समझ में नहीं आती तो वैसी स्थिति में भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, क्योंकि जब समझेंगे ही नहीं तो पढ़ने में क्या मन लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो फिर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए टॉपिक को समझने के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन उपलब्ध वीडियो इत्यादि की मदद प्राप्त करें। अपने शिक्षक के संपर्क में बने रहें, उनसे पूछें कि सर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, इसको थोड़ा समझाने का की कृपा करें। तो निश्चित तौर पे आपकी वो मदद करेंगे और आप उसको समझ सकते हैं विषय को। यदि कोई कोचिंग आपने ज्वाइन किया है तो उसके स्टडी मटेरियल की भी मदद ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से जब तक उस टॉपिक को नहीं समझो आगे मत बढ़ो, या फिर उसको मार्क करके आगे बढ़ो कि इस टॉपिक को मुझे बाद में ज़्यादा समय दे करके, जब शिक्षकों की मदद मिल सकेगी, मैं इसे समझूंगा। लेकिन उसके पहले जो चीज़ें आप आसानी से समझ पा रहे हैं उससे आप पढ़ते चले जाएं, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है। चाहे आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हों, आपके स्कूल के द्वारा भी ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें वीडियो कंटेंट होते हैं, नोट्स होते हैं, PDF कंटेंट होते हैं। तो इस प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं।
लेकिन क्या होता है कि आपको इंटरनेट और मोबाइल आपके हाथ में आ गया तो बच्चे सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं। उनके दोस्त बहुत सारे होते हैं जो सोशल मीडिया पर होते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वहाँ पे चैटिंग शुरू हो जाती है, पढ़ाई की जगह पे उसी में व्यस्त हो जाते हैं। तो इससे बचने की आवश्यकता है। बच्चों में थोड़ी प्रवृत्ति होती है मनोरंजन की ओर भागने की, तो ऑनलाइन गेम्स वगैरह, मोबाइल में भी गेम्स बहुत होते हैं, तो गेम्स में अगर उलझ जाते हैं तो लगता है अब टारगेट पूरा करके ही छोड़ना है। तो इसमें क्या होता है कि समय की बर्बादी होती है। तो ये ऑनलाइन टाइम पास के जो कंटेंट्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो मूवी हो, तो इन सब से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इनके लिए तो जीवन भर समय है। जब आप बेहतर कर जाएंगे तो फिर आप आराम से इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपका जो समय है वह बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन टाइम पास जैसे कंटेंट से बचें, और उसकी जगह यदि आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी या सामान्य ज्ञान की कोई ज्ञानवर्धक या रोचक कंटेंट मिले जहाँ से कुछ ज्ञान अर्जित हो सके, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब ही है विद्या चाहने वाला, विद्या अर्थी। तो ज्ञानवर्धक या रोचक कंटेंट यदि आपको मिलता है तो आप उसको देखें, और हमेशा यह ध्यान रखें कि आपके पास समय की कमी है तो कोई दूसरा आप पर नज़र रखे, ये बुरा लगता है। इससे अच्छा है कि आप खुद मेहनत करें और बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए, उम्मीद है कि मेरी बातें आपके लिए फलदायक होंगी, लाभदायक होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।